फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 में पार्ट 2 में हैं, तो हम आगे का और डिटेल्स में देखेंगे। मैंने पार्ट 1 में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कोड ऑन वेजेस एक्ट में, जितने भी इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन थे, कंपैरिजन थे, मैंने सब बता के आपको बेसिक क्लैरिटी दी थी। अब हम इस एक्ट में थोड़ा इन डेप्थ जाके देखेंगे और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। इस पार्ट के बाद आपको और कोड ऑन वेजेस में इन डेप्थ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेसिक पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपने जो प्रीवियस एक्ट्स पढ़ा है उससे आप समझ सकते हो कि इस एक्ट में और क्या क्या चेंजेस होंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे न्यू टाइप से वीडियो और बनानी चाहिए तो ओके, मैं और भी बना दूंगी, लेकिन अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इनफ है आपको पूरे कोड ऑन वेजेस नॉलेज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवरेज, यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कवरेज से। ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। द कोड विल अप्लाई टू ऑल एम्प्लॉयज़, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि यहाँ पर जो कोड है वो सारे एम्प्लॉयज़ पर अप्लाई होगी। और जो वेजेस डिसीजन होगा, यानी जो मजदूरी देना है वो कैसे देना है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा फॉर रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स एक्सेट्रा। जो रेलवे के कर्मचारी होंगे, माइंस के होंगे, ऑयल फील्ड्स के होंगे, इन सब के लिए डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो डिपार्टमेंट सेंट्रल के अंदर है उसका डिसीजन सेंट्रल लेगा, और जो डिपार्टमेंट स्टेट के अंदर है उसका डिसीजन स्टेट लेगा। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो बाकी जो बचे वो स्टेट गवर्नमेंट। फिर वेजेस, ऑल रेम्युनरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। वेजेस कैसे दिया जाएगा? सब मनी के रूप में दिया जाएगा। मतलब काइंड के रूप में नहीं दिया जा सकता। काइंड मतलब जैसे किसी को कुछ सामान दे दिया, कुछ खाने की सामान दे दी गई, और उसको वेजेस नहीं माना जा सकता। मतलब वेजेस प्रॉपर्ली किसको माना जाएगा? तो वेजेस इन टर्म्स ऑफ मनी माना जाएगा। वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो बेसिक पे, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंसेस, ये इंक्लूड होंगे। और एक्सक्लूड क्या होगा? मतलब एक्सक्लूड मतलब इन सब को वेजेस नहीं मानेंगे, वेजेस में ये सब इंक्लूड नहीं रहेगा। तो क्या क्या चीज़ है? बोनस, पेंशन, पीएफ, ट्रैवलिंग, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, ओवर टाइम, ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये वेजेस से एक्सक्लूड रहेंगे, और इंक्लूड में रहेगा बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस एंड रिटेनिंग अलाउंसेस। दोस्तों, ये जो अभी आप पढ़ रहे हो, आपके एमसीक्यू में यही सारी चीज़ें आने वाली हैं कि वेजेस में क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है। तो आप इन सब चीज़ों को देख के एक बार रिवीजन भी अच्छे से करना, जिससे ये सब क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे से दे पाओ। और ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 10 या उससे ज़्यादा आदमी काम करेंगे, वहाँ पर कोड ऑन वेजेस अप्लाई होगा। ओके, अब हम बात, तो ये था कवरेज, किस किस जगह कवरेज हो रहा है, क्या एप्लीकेबिलिटी है। अब हम बात करते हैं आगे एक्ट्स को लेकर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस को लेकर। वेजेस विल बी पेड इन कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक, बैंक, इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब वेजेस पेड कैसे होगा, कैसे दिया जाएगा, देने का माध्यम क्या रहेगा? तो कॉइन्स यानी पैसे के रूप में, करेंसी नोट जो उस टाइम के करेंसी यानी नोट्स चल रहे हैं उसमें, चेक के फॉर्म में, बैंक के फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी जो यूपीआई पेमेंट वगैरह होती है उस तरीके से पे कर सकते हैं वेजेस। वेज पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपके लिए समराइज़ करके मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एमसीक्यू में एकदम कॉमन मिल जाएगी। जैसे वेज पीरियड, अब एम्प्लॉयर वेज पीरियड फिक्स करेगा, लेकिन कैसे फिक्स करेगा? ये वेज पीरियड क्या है? तो दोस्तों, एम्प्लॉय अब चाहे तो अलग अलग टाइप से वेज दे सकता है, जैसे पर डे के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, या फिर पर वीक के हिसाब से, इस टाइप से दे सकता है। तो कितने दिनों के अंदर में देना पड़ेगा वो यहाँ पे बताया गया है। अगर एम्प्लॉयर डेली वेजेस देता है तो एट द एंड ऑफ शिफ्ट, जब पूरा दिन ख़त्म हो गया, उस जो भी वर्कर है उसका पूरा शिफ्ट ख़त्म हो गया, तो एट द एंड ऑफ द शिफ्ट वेजेस देना पड़ेगा। अगर वीकली बेसिस पे वेजेस देता है तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ वीक, जो वीक का जो लास्ट वर्किंग डे है उस दिन वेजेस देना पड़ेगा। फिर फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली का मतलब होता है 15 दिन, ठीक है। 15 दिन का अगर टाइम है कि 15 दिन में वेजेस दिया जाता है, तो बिफोर द एंड ऑफ सेकेंड डे, एंड ऑफ फोर्टनाइट, जिस दिन फोर्टनाइट ख़त्म होता है उससे 2 दिनों के अंदर में उसकी जो वेजेस है वो देनी पड़ेंगी।
फिर अगर मंथली बेसिस हो तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ, मतलब सक्सीडिंग मंथ मतलब आने वाला मंथ का जो 7th तारीख होगा, जो 7वीं तारीख होगी, उस दिन उसे सैलरी देनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई जनवरी का पूरा काम किया तो उसे फरवरी के 7 तारीख के अंदर में ही उसका जो वेजेस है वो देना पड़ेगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपको बहुत कॉमन मिलेगा। इसके बाद रिज़ाइन डिसमिस्ड, अगर कोई वर्कर रिज़ाइन करता है, डिसमिस करता है, यानी कि वर्कर ने, यानी कि एम्प्लॉयर ने अगर वर्कर को निकाल दिया या फिर एम्प्लॉयर अपने मन से निकल गया, तो उसे वेजेस मिलेगा विदिन 2 वर्किंग डे ऑफ रिमूवल। जिस दिन वो निकला उसके 2 दिनों के अंदर में उसका जो भी बाकी का वेज होगा वो उसे मिल जाना चाहिए। एम्प्लॉयज़ वेजेस डिडक्टेड फॉर फाइन, एब्सेंट, अकोमोडेशन, एडवांस। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का वेजेस काट सकता है, डिडक्शन कर सकता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे। वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर फाइन हो, एम्प्लॉयर एब्सेंट करे काम से, अगर वर्कर काम से एब्सेंट करेगा तो नॉर्मल सी बात है एम्प्लॉय कैसे उसे पैसे देगा। फिर एकोमोडेशन, अगर एम्प्लॉयर उसे रहने के लिए घर दे रखा हो, या फिर एडवांस में अगर एम्प्लॉयर ने उसे पैसे दिए हों तो एम्प्लॉय के पैसे काट सकता है, बट शैल नॉट एक्सीड, लेकिन वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस वेजेस के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी उसकी सैलरी है उसका 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सपोज़ किसी एम्प्लॉय का सैलरी है 15,000 और बहुत सारा बकाया है, उसका एडवांस ले रखा है या फिर फ़ाइन लगी हुई है, एब्सेंट लगी हुई है, अगर ऐसा है तो एम्प्लॉयर 15,000 में से 50% यानी कि 7,500 रुपये मैक्स टू मैक्स उस महीने के लिए काट सकता है, उससे ज़्यादा नहीं काट सकता। ओके, सो अब हम बात करते हैं ओवर टाइम पेमेंट की। ओवर टाइम पेमेंट क्या है? एक्स्ट्रा वर्क, जो भी एक्स्ट्रा वर्क एम्प्लॉय करता है 15 एंड 30 मिनट्स, अगर वो 15 से 30 मिनट भी एक्स्ट्रा काम करता है ना शिफ्ट ख़त्म होने के बाद, तो वो 30 मिनट्स का ओवर टाइम माना जाएगा। तो एम्प्लॉयर्स नीड, अब एम्प्लॉयर को ओवर टाइम के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो एम्प्लॉयर को अगर नीड है कि वर्कर ओवर टाइम करे तो उसे एम्प्लॉय की कंसेंट लेनी पड़ेगी। मतलब एम्प्लॉय अगर मन से काम करने को रेडी है तो ही वो काम करेगा, एम्प्लॉयर उससे ज़िद नहीं कर सकता। ओके, और बाकी का तो आपको मैंने जैसे बताया था पार्ट 1 में कि ओवर टाइम कैसे दिया जाता है, तो जो भी नॉर्मल वेजेस रहेगा उसका उस डे का दुगुना करके 2 टाइम्स उसे पे करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बोनस को लेकर। ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 20 एम्प्लॉयज़ या फिर उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, मतलब किसी भी ईयर में काम कर चुके हों, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को बोनस देने पड़ेंगे। ठीक है, बोनस मतलब क्या है? एक्स्ट्रा पैसा प्रॉफिट के रूप में जो होता है वो देना पड़ता है। वर्कर वर्कड एटलीस्ट 30 डेज इन अ ईयर, और इसके लिए एक कंडीशन भी है कि वर्कर एटलीस्ट एक साल में 30 दिन तक काम किया हो तो ही उसे बोनस मिलेगा। कितना बोनस मिलेगा? 8.33% ऑफ द वेज अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर और ₹100 विच एवर इज़ हायर। पूरे साल भर में वर्कर ने जितना भी अर्न किया है, जितना भी कमाया है, उसका 8.33% बोनस के रूप में दिया जाएगा। या फिर अगर उससे भी कम अमाउंट आता है, सपोज़ किसी का अमाउंट सिर्फ 50-60 रुपये ऐसे आता है, तो 100 रुपीज़ तो मैक्स टू मैक्स देना ही पड़ेगा। मतलब 100 रुपये, या फिर अगर ज़्यादा आता है कोई अमाउंट, सपोज़ 8.33% 500 रुपये आया, तो विच एवर इज़ हायर, यानी 500 और 100 में ज़्यादा क्या है? 500, तो 500 उसे बोनस के रूप में दिया जाएगा। और अगर आता है यहाँ पर 50 और यहाँ पर 100, तो 100 तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। ओके, फिर इन एडिशन पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू गिवन मैक्सिमम बोनस रिसीव्ड 20% विद इन 8 मंथ्स। अब क्या है कि ये जो बोनस है ये क्या है? ये ग्रॉस प्रॉफिट से दिया जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ये दिया जाता है। और मैक्सिमम बोनस कितना दिया जा सकता है? वो 20% अमाउंट दिया जा सकता है। कब दिया जाएगा? विद इन 8 मंथ्स, 8 मंथ के अंदर में बोनस का जो भी बकाया है वो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा, वरना उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। फ्रॉड, थेफ्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट डिस्क्वालीफाइड। अब अगर वर्कर पूरे साल भर में कुछ गंदे काम करता है, जैसे कोई फ्रॉड कर रहा है, थेफ्ट यानी कि चोरी कर रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, फिर उसे बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडवाइजरी बोर्ड की।
ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड ये बोर्ड रहेगी जिसका काम क्या रहेगा, इन सब टॉपिक पे डिस्कस करना, मिनिमम वेजेस देखना, जो हमने देखा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी मिनिमम वेजेस, ठीक है। तो ये कौन देखेगा, तो ये देखेगा एडवाइजरी बोर्ड। तो सेंट्रल और स्टेट के लिए अलग अलग एडवाइजरी बोर्ड बनेंगे। सबसे फर्स्ट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, दूसरा है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में क्या होगा, इक्वल एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय, जितने एम्प्लॉयर होंगे उस बोर्ड के अंदर में उतने ही एम्प्लॉय होंगे। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में भी सेम है, सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय। फिर कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है क्योंकि एक्ट में नंबर अभी दिया नहीं है, ये नोटिफिकेशन के साथ आ सकता है। सो कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे सेंट्रल के तरफ से, यहाँ पे भी सेम कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे स्टेट के तरफ से। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, 5 रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर 5 इंसान ऐसे आएंगे जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट की तरफ से आएंगे। और स्टेट में ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ स्टेट में क्या रहेगा, इक्वल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट पर्सन्स। फिर 1/3 ऑन बोथ विल बी विमेन, दोनों साइड में जितने भी टोटल मेंबर होंगे उसके 1/3 क्या होंगे, विमेन होंगे। 1/3 यानी अगर सपोज दोनों जगह 6 मेंबर्स हैं तो 6 का 1/3 यानी कि 2, तो मिनिमम 2 नंबर क्या होने चाहिए, विमेन होंगी। बोर्ड विल फिक्स मिनिमम वेजेस, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन। बोर्ड का काम क्या रहेगा, बोर्ड का बहुत काम है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिखाए हैं। पहला क्या, मिनिमम वेजेस फिक्स करना, दूसरा विमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। ओके, अब हम देखते हैं एम्प्लॉय और वर्कर का डिफिनीशन। अब हम देखेंगे एम्प्लॉय और वर्कर का डिफिनीशन। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि इससे बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए डिफिनीशन लेकर आई। एम्प्लॉय और वर्कर में क्या डिफरेंस है इस एक्ट के अंदर वो समझते हैं। तो एम्प्लॉय कौन होंगे, सारे स्किल्ड वर्क जानते हो, सेमी स्किल्ड वर्क, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन और मैनुअल वर्क, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इन सबको एम्प्लॉयज़ बोलेंगे। एक्सक्लूड क्या क्या है, इसमें क्या नहीं है। एक्सक्लूड में है अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। एम्प्लॉय में जो अप्रेंटिस होंगे ना वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। फिर मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, यूनियन यानी सेंट्रल के जो आर्म्ड फोर्स होंगे वो भी एम्प्लॉय में इंक्लूडेड नहीं होंगे। ये पहले भी एक्ट में था कि आर्म्ड फोर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था क्योंकि उनका अपना लॉ है। तो इंक्लूड में आपने देखा और एक्सक्लूड में देखा, ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप एकदम अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करना। फिर यहाँ पे वर्कर, वर्कर में क्या इंक्लूड रहेगा, तो मैनुअल, अनस्किल्ड, यहाँ पे वर्कर में अनस्किल्ड भी है, टेक्निकल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी, वर्किंग जर्नलिस्ट, सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन के लिए जो सेल्समैन वगैरह होते हैं तो वो सब वर्कर में इंक्लूड है। अब एक्सक्लूड क्या क्या है, मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो होंगे वो एक्सक्लूड है। सुपरवाइज़र का जो वेजेस 15,000 पर मंथ से ज़्यादा जिसका हो रहा है, ऐसे सुपरवाइज़र जो 15,000 से ज़्यादा अर्न करते हों पर मंथ, वो इसमें एक्सक्लूड रहेंगे, वर्कर के अंदर नहीं आएंगे। तो वो किस में आ जाएंगे, एम्प्लॉय में आ जाएंगे। फिर अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, यहाँ पे अप्रेंटिस एम्प्लॉय में भी नहीं आ रहा है और वर्कर में भी नहीं आ रहा है। फिर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पुलिस सर्विस, प्रिजन एम्प्लॉय, प्रिजन यानी जेल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी, तो ये सारे वर्कर के अंदर में एक्सक्लूड है, नहीं आएंगे। और एम्प्लॉय में सिर्फ अप्रेंटिसशिप और आर्म फोर्स के एक्सक्लूड है। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया कोड ऑन वेजेस एक्ट। मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो बेसिक था, वो सब कुछ आपके सामने रखा। अगर मुझे और भी इम्पॉर्टेंट लगता है कि और भी डिटेल्स में आपको कुछ टॉपिक्स बताने चाहिए तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। अब हम कोड ऑन वेजेस एक्ट के ऊपर बहुत सारे MCQ सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, पूछना हो, तो आप एकदम मेरे से व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इससे रिलेटेड और भी कई एक्ट्स के नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप का नंबर, लिंक, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इससे जो भी वीडियो हो वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी तो वो भी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझसे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।